सो हाय गाइस, नमस्ते, आशीष यार। आज की वीडियो में हमारे साथ है यार यश आराध्य, जिनको आप सब लोग जानते होंगे। जो भी एमएसटी सीईटी के एस्पिरेंट्स है वो यार काफी अच्छी तरह से यश को जानते होंगे। जैसा कि यार मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी कुछ दिन पहले। हमारा कांटेक्ट हुआ और फिर हमें पता चला कि यार वो और मैं एक ही सिटी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा कि अभी जो भी एस्पिरेंट्स है जो टारगेट कर रहे हैं एमएसटी सीईटी 2021 को, उनके लिए खास वीडियो यहाँ पे बनाया जाए। मैं काफी दिनों से कुछ नई नई चीजें यहाँ पे सोच रहा हूँ। इसी का एक पार्ट है, ठीक। आज का एक हेल्थी डिस्कशन होगा। जो भी एमएसटी सी 2021 और 2022 को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही हेल्थी डिस्कशन होने जा रहा है। अंत तक जरूर दिखेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है, ठीक है। विदाउट फर्दर एनी टाइम यार यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले यश खुद उनके बारे में कुछ बताएंगे। हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है मेरा यूट्यूब चैनल है यश आराध्य नाम का, और ऑलरेडी हमने उस पर काउंसलिंग बहुत अच्छे से की है, और ऑलरेडी हमने मॉक टेस्ट बैच 2021 के लिए भी शुरू कर दिए है। आशीष का भी चैनल है, आशीष ने भी बहुत सारे इंटरव्यूज, मतलब पिछला इंटरव्यू मैंने देखा था निधि यादव का था, वो भी एक टॉपर है, PICT-CS में है, राइट आशीष? यस। हाँ, तो उसका भी बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया था, और एक 2-3 दिन पहले ही आशीष का कॉल आया था कि हम एक इंटरव्यू लेंगे जिससे बहुत बच्चों को फ़ायदा होगा, और वही हमने तय किया है। मेरे बारे में बोलना चाहूँ तो मैं एक लातूर से स्टूडेंट हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ डॉक्टर DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा ट्रेड है, और कहा जाए तो मैं लातूर से ही बिलोंग करता हूँ। मैं आशीष भी लातूर से ही है, तो इसलिए हमने तय किया कि एक छोटा सा कोलैब ट्राई करें, राइट आशीष? यस यस यस, फाइन। यहाँ पे आपका जो यूट्यूब चैनल है उसका आइडिया मतलब कैसे आया? शुरुआत तो मेरी मॉक टेस्ट से हुई थी, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल से मॉक टेस्ट शुरू की। 7-8 बच्चे थे तो शुरुआत हुई, और ग्रो होते होते एट द एंड जब एग्जाम्स थी सितंबर अक्टूबर में कुछ, तो तब मेरे पास अराउंड 5000 स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर जिन्होंने टेस्ट दी, और फिर उन्हीं बच्चों के लिए काउंसलिंग के लिए एक यूट्यूब चैनल शुरू करना था। और मैंने देखा कि यूट्यूब पे बहुत ऐसे मतलब मराठी कंटेंट डालने वाले यूट्यूबर्स कम हैं, इसलिए महेश सर, सह्याद्री ट्यूटोरियल्स, उनकी हेल्प ली। सर को पूछा क्या करे क्या नहीं, और एक दिन ही शुरू कर दिया चैनल। ओके ओके, परफेक्ट। यहाँ पे अभी जो भी टारगेट कर रहे हैं 2021 को, नहीं 2022 को, हम उनका जो डेली शेड्यूल होना चाहिए अभी फिलहाल वो क्या होना चाहिए? अभी 2021 का एक प्रॉब्लम है कि 2021 को मतलब टाइम नहीं मिला है, क्योंकि टाइम था उनके पास लेकिन वो सीरियस नहीं थे। इतना जो एक 7-8 महीने का गैप था, यहाँ पे कोविड सिचुएशन की वजह से कॉलेज भी शुरू नहीं है, ट्यूशंस भी शुरू नहीं है, तो वो सीरियस नहीं थे मेरे हिसाब से। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं कि जो सीरियस आज के डेट में भी नहीं है, तो उन्हें मुझे तो ऐसे लगता है कि जितना हो सके, अभी उनके प्रैक्टिकल्स कॉलेजेस चालू है, लेकिन जितना हो सके सुबह के 1-2-3 घंटे और शाम के 1-2-3 घंटे MCQ सॉल्विंग पे भी उन्होंने बहुत फोकस करना चाहिए। ओके ओके, कूल। यहाँ पे जो बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है, डाउट होता है कि कितने घंटा यहाँ पे पढ़ना चाहिए। उसके बारे में क्या बोलेंगे? थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ही टाइम में कि आप 3 ही घंटा स्टडी कीजिए, 4 ही घंटा स्टडी कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से क्या है कि बच्चों की स्टडी वैरी होती है। अब हमारे पास अराउंड 50 चैप्टर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, PCM का एक बच्चा कंसिडर करते हैं तो उसके अगर एक 10 ही चैप्टर बचे हैं बोर्ड्स के लिए, तो वो अगर कम भी स्टडी करता है और रिवीजन में ज़्यादा फोकस करता है तो भी चलेगा। लेकिन अगर एक आध है जिसने अभी तक स्टडी ही शुरू नहीं की है, तो उसे तो 8-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये टाइम परफेक्ट नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन अगर आपके मोर देन मतलब 50% सिलेबस कवर हो गया है, तो आपने 3 से 4 घंटे, और 50 से भी ज़्यादा बच गया अभी भी नहीं हुआ है आपका, तो आपने कम से कम 5 से 6 घंटे तो स्टडी करना ही पड़ेगा, तब तक ये कवर ही नहीं होगा। ओके ओके। और ये जो महाराष्ट्र स्टेट के जो बुक है यहाँ पे HSC बोर्ड के, जो भी MST CT के एस्पिरेंट्स है, जहां तक मैं था, ऐसा बोला जाता है, मतलब बहुत सारे से एजुकेटर है, नहीं तो एडवाइजर है, ये बोलते हैं कि खाली टेक्स्ट बुक जो है महाराष्ट्र CT के उस पर फोकस कर रहा हूँ, उसी से सब कुछ आता है। उसका कितना इम्पोर्टेंस है वैसे? वैसे सोचा जाए तो हार्ट ऑफ CET तो टेक्स्ट बुक्स ही है, क्योंकि टेक्स्ट बुक से बाहर थे तो क्वेश्चन आने ही वाले नहीं है। लेकिन विथ टेक्स्ट बुक MCQ सॉल्विंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक बोर्ड्स के लिए तो इनफ है, बोर्ड्स तो वहाँ से हो जाएगा पूरा, लेकिन अगर आपको CET में क्रैक करना है तो
टेक्स्ट बुक का आपका एक बेसिक पार्ट रहेगा, टेक्स्ट बुक में से कंसेप्ट क्लियर करना है और बाद में तो आपको एमसीक्यू सॉल्विंग करना ही पड़ेगा, लेकिन जिनका टेक्स्ट बुक क्लियर नहीं उनके लिए ये डिफिकल्ट जाने वाला है। तो फर्स्ट टेक्स्ट बुक सॉल्व करना है, बाद में एमसीक्यू सॉल्विंग को शुरू करना है। ओके, परफेक्ट। और जो सब्जेक्ट वाइज जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिनका वेटेज बहुत सारा होता है, मतलब हर साल मतलब इनका जो वेटेज है, नहीं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है बहुत सारे होते हैं। सो Right. अगर हर एक सब्जेक्ट के ऐसे चैप्टर्स अगर बता पाओ तो कौन से होंगे वो? अभी एकदम याद करके बोलना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि अगर एक केमिस्ट्री हम पकड़ते हैं तो केमिस्ट्री में पार्ट 1 में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स और आई थिंक ये 2 चैप्टर तो ज्यादा से ज्यादा वेटेज वाले, ये भी 2 कर देते हो। हेलो हेलो। और उसके साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को केमिकल करंट। राइट राइट राइट, हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर हो जाते हैं तो ये पूरा पार्ट खत्म हो जाता है। मतलब बाकी पी और डी, मतलब पी ज्यादा बच्चों को आता नहीं है और उसमें से बोर्ड्स का ट्राई करें तो रिपीटेड ही क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो बच्चों ने जो हाई वेटेज टॉपिक है अगर हर एक सब्जेक्ट के पहले कर दिए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। फिजिक्स के भी सोचेंगे तो काइनेटिक थ्योरी, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ऑसिलेशन है, स्टेशनरी वेव्स है, मैथ्स का तो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यही सेम चैप्टर्स है जिनके हाई वेटेज है, इन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कम मतलब बोर्ड्स के लिए भी और सीईटी के लिए भी। यस, परफेक्ट। और अगर खाली केमिस्ट्री की बात करें सो इसमें भी यार 3 यहाँ पे पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का पार्ट। सो ऐसा नहीं होता कि मतलब सभी लोगों का ये तीनों भी पार्ट यहाँ पे परफेक्ट होते हैं। सो इनको अगर हैंडल करना है तो अभी कैसे कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना पसंद नहीं था, मुझे आज तक भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जमता ही नहीं है, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि 3 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट को मैं कम फोकस करूंगा, मतलब जितना लगता है उतना ही करूंगा। कंसेप्ट वगैरह इतनी क्लियर नहीं भी होंगी तभी भी चलेगा, क्योंकि सबको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं लाने हैं हमें, 80 भी चलते हैं, 100 आउट ऑफ 80 भी एक अच्छा स्कोर है। तो उसके लिए क्या है, बाकी के भी 2 पार्ट्स अगर परफेक्ट हो तभी भी चलेगा। मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फिजिकल परफेक्ट करके जाता हूँ, इनऑर्गेनिक थोड़ा परफेक्ट करूंगा, लेकिन ऑर्गेनिक के सिर्फ रिएक्शंस जो बार बार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चंस, उन पे ही ज्यादा फोकस करूंगा। तो अगर ऐसा किसी बहुत बच्चों को होता है कि ऑर्गेनिक उनको इजी जाता है, फिजिकल हार्ड जाता है, तो उन्हें उल्टा करना है स्ट्रैटेजी कि ऑर्गेनिक पे इतना फोकस करो कि एक भी मार्क वहां का कैंसिल नहीं होना चाहिए या जाना ही नहीं चाहिए वहां पे। आउट ऑफ आउट जो कितना मार्क का वो आने वाला है वो सब मार्क्स अपने गेन होने चाहिए, और सिर्फ एक आध फिजिकल का वगैरह एक आध मार्क वहां पे जाएगा तो चलेगा, तभी भी 100 आउट ऑफ 80 आ सकते हैं मार्क्स। ओके। और ऐसा जरूरी होता है कि मतलब कि पूरा सिलेबस ही यहाँ पे कवर करना जरूरी है ऐसा? मेरे हिसाब से अगर एक आध बच्चा है कि उसे 100 आउट ऑफ 100 ही लाना है तो उसके लिए वो जरूरी है ही, लेकिन अगर एक आध चैप्टर आपको समझ में आता ही नहीं है, मैंने ऐसा बोलता कि डायरेक्ट छोड़ ही दो, चैप्टर मत ही करो। अगर आपने बहुत ट्राई किया, यूट्यूब देखा, आपके टीचर्स जो कुछ है आपके गाइड, उनसे आपने बात की, लेकिन आपको समझ में आ ही नहीं रहा है ना, तो आप रिपीटेड क्वेश्चंस और उसका इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी करते हो तो बहुत इनफ, मोर देन इनफ है। क्योंकि एक टॉपिक आता है 6 मार्क्स मैक्स टू मैक्स, 6 मार्क्स में से 2 से 3 मार्क्स भी आ जाते हैं कम टाइम में, और अगर वो बचा के टाइम आप दूसरे मतलब जो आपको ईजी जाता है टॉपिक्स उसमें इन्वेस्ट करते हो, वो बहुत अच्छा रहेगा। ओके ओके ओके। और अगर पूरा आपका जो सिलेबस है वो कवर नहीं है, अगर किसी XYZ स्टूडेंट का, तो उसको टेस्ट सीरीज देना इंपॉर्टेंट है, मतलब वो टेस्ट सीरीज दे सकता है? बोर्ड्स की तो टेस्ट सीरीज ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, मैं ले रहा हूँ, लेकिन जिनको सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है, मतलब कुछ भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं टेस्ट सीरीज देके। तो मेरे हिसाब से पहले उन्होंने ट्राई करना चाहिए कि सिलेबस कवर करे। हाँ, ऐसा नहीं कि अगर आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है तो आप उसको ट्राई क्यों नहीं कर सकते। अगर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आपका टॉपिक परफेक्ट हो गया है तो आप उसकी टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, लेकिन आपका 50% सिलेबस हुआ ही नहीं है और आप एक पूरी टेस्ट सीरीज ट्राई कर रहे हैं, तो आपको ऑब्वियस है कि 100 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। उससे तो अच्छा है टेस्ट सीरीज थोड़ा पॉज करे, थोड़ा सिलेबस 75% कवर हो जाने के बाद ही टेस्ट सीरीज शुरू कर दे। पर अगर टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल हो तो वो देना ही चाहिए। यस। और ये टेस्ट सीरीज का जो सीजन होता है, लाइक अभी 2 मंथ्स बचे हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए, MST CET के लिए, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं अभी स्टार्ट कर देते हैं कि चलो टेस्ट सीरीज देते हैं अभी कैसे भी करके। सो टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस है, मतलब कितने टेस्ट दे, ऐसा कुछ है उसका? टेस्ट सीरीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्या है कि स्टडी हम करते हैं, ऐसा नहीं रहता है कोई बच्चा स्टडी नहीं करता है। मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे पुणे और मुंबई के हैं उन्हें तो ये ऑनलाइन वगैरह ये सब मालूम होता है, लेकिन अदर देन पुणे मुंबई जो अभी हमारा रीजन है मराठवाड़ा, तो यहाँ पे बच्चों को ये सीट देनी ही क्यों है ये मालूम नहीं रहता है उन्हें। तो ये MCQ है क्या है,
ग्रामीण का पार्ट होता है बेसिकली। हाँ हाँ, मतलब थोड़ा सा जो उनको मालूम ही नहीं है कि क्या ऑनलाइन रहता है, कैसे लॉगिन करना है, क्योंकि इन्हें खुद का ईमेल भी सेट करने अभी तक नहीं आता। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, सही। ईमेल आईडी पासवर्ड डालो बोलो तो वो भी उन्हें मालूम ही नहीं रहता क्या है वो। तो उन्हें अगर अचानक से कंप्यूटर के सामने बिठा दिया जाए और ये सॉल्व करो 50 MCQ विद इन टाइम लिमिट, वो वहाँ पे ही पैनिक हो जाके आता है उन्हें सब, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा जो पैनिक सिचुएशन है, इससे कंट्रोल करने के लिए टेस्ट सीरीज एक बेस्ट ऑप्शन है। और एक और मतलब इसका एक एडवांटेज है कि एक चैप्टर आपने कवर किया है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि हमें मालूम नहीं रहता है कि कितना हमने मतलब एक आध टॉपिक है उसमें से कि वो परफेक्ट नहीं हुआ है, तो वो पता चल जाएगा आपको। आप उसको एक बार रिवाइज कर दीजिए, आपके सारे मतलब स्कोर करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके ओके। और जो रिवीजन का जो इम्पोर्टेंस होता है, अभी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हर एक स्टूडेंट के लिए 1 साल के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, बट एक रिवीजन का इम्पोर्टेंस कितना है? अभी मेरे हिसाब से क्या हो जाता है कि 21 डेज के बाद हम सब भूल जाते हैं। अरुण, ये तो मतलब बहुत बार प्रूव भी हो चुका है, रूल ये कि 21 डेज के बाद हम सब भूल जाते हैं, वो कुछ भी हो। तो रिवीजन उसके लिए एक ही इंपॉर्टेंट थिंग है। अभी MCQ बात करें या बोर्ड्स के लिए भी हमने मतलब बहुत से बच्चे रट्टी मारते, मतलब एक बार पूरा एक बार वो लाइन टू लाइन पूरा रट, तो उससे क्या हो जाता है कि वो भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो रिवीजन के लिए 1-1.5 घंटा रोज देना ही चाहिए, क्योंकि अभी तो टाइम है, ये रिवीजन करना ही पड़ेगा। रिवीजन का इम्पोर्टेंस है। यस, मतलब ये क्रूशियल टाइम है कि यहाँ से ही आप रिवीजन या टेस्ट सीरीज को भूलो, बट यहाँ से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। रिवीजन टेस्ट सीरीज आपके ऊपर है कि आपकी कितनी स्टडी हुई है, लेकिन रिवीजन तो मतलब लगने ही वाला है अभी, क्योंकि रिवीजन के बाद तो मतलब अभी रिवीजन नहीं हुआ है तो वो बच्चा भूल जाता है और एकदम पेपर के मतलब आज पेपर है फिर उसे याद आता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो इससे अच्छा तो रिवीजन कर ले। ओके ओके, सही है सही है। और जो क्वेश्चंस का रिपीटेशन होता है हर साल, ठीक है, पेपर में, उसका कितना अमाउंट होता है, मतलब होता है मतलब एक्चुअली में बोर्ड्स का देखे तो रिपीटेशन तो बहुत होता है। बोर्ड्स में तो मैं तो बोलूंगा कि अगर किसी को बोर्ड्स ने आज तक उसने कुछ किया ही नहीं है, 0% भी उसका स्टडी है, लेकिन वो अगर पूरे रिपीटेड क्वेश्चन 2000 मार्च 13 से शुरू कर दे, आउट ऑफ सिलेबस है आज इस साल में तो आधा बहुत सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, वो छोड़ के अगर वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी कर देता है ना, तो आराम से 50-60% तक आ जाएगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो और सीईटी के लिए भी पूछे तो सीईटी को भी रिपीटेड ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उस कंसेप्ट पे MCQ आना ही आना है। ओके ओके, मतलब अगर एक क्वेश्चन है सपोज, मतलब एक कॉन्सेप्ट है रोलिंग मोशन का, रोटेशन डायनामिक्स का, ठीक, सो इस पे हर साल क्वेश्चन बनता ही है, मतलब अलग अलग बनेगा। बनता ही। अभी ये हो गया फिजिक्स का। केमिस्ट्री का अगर सॉलिड स्टेट का अपने डेंसिटी का एक क्वेश्चन है, डेंसिटी पे न्यूमेरिकल का, वो आता ही आता है, मतलब अपने बोर्ड्स में भी वो आता ही आता है, मतलब पिछले साल तक आता ही था, अभी ये सिलेबस में थोड़ा चेंज हो गया है। और MCQ में भी एक MCQ तो उसका रहेगा ही, क्योंकि सिलेबस इतना कम है। अभी इस बार का भी थोड़ा सोचे तो सॉलिड स्टेट का सिलेबस बहुत कम हो चुका है, तो बचे ही एक इंपॉर्टेंट बहुत कम कंसेप्ट बचे, तो एक 4-5 कंसेप्ट में से 2 MCQ तो आने ही आने आपको। यस यस। और जब आप स्टूडेंट थे, ठीक है, एज अ स्टूडेंट, मतलब जब लास्ट के 4 मंथ्स बचे थे, तब आप क्या कर रहे थे, आपको कैसा फील हो रहा था? सिचुएशन तो पैनिक ही थी, लेकिन हमारे इतनी पैनिक नहीं थी जितनी आज के बच्चों की है, क्योंकि इनके क्लास अभी शुरू नहीं है, कॉलेजेस शुरू नहीं है, 50% से चल रहा है सब, मतलब इतनी पैनिक कंडीशंस नहीं थी, क्योंकि कॉलेजेस में लेक्चर्स वगैरह हो गए थे, अभी प्री बोर्ड्स एग्जाम भी चल रही थी, तो थोड़े हम फ्लो में थे। ये बच्चे थोड़े अनफ्लो में है, अभी थोड़ा रूट इनका फिक्स अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं इतना पैनिक नहीं था जितने आज के बच्चे हैं। लेकिन रिवीजन तो चल रही थी, और ऐसा डर भी था कि अगर ये मैंने आज पढ़ा है और ये 4 महीने बाद या 3 महीने बाद आता ही नहीं मुझे, तो इसलिए अलग एक बुक बना के रखी थी जिसमें रिवीजन एक मतलब छोटे शॉर्ट नोट्स टाइप लिख के रखा था, वही रिवीजन करनी है, मतलब लास्ट मोमेंट पे हाँ लास्ट मोमेंट बुक, राइट, ठीक है। हाँ। और जो डेली का टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए आपका, मतलब अगर स्केड्यूल बना जाए दिन का खाली, तो कैसा होना चाहिए, और एग्जाम में कैसे टाइम मैनेजमेंट करें? डेली में अगर बात करें तो बहुत से बच्चे भी, कोई किसी को सुबह स्टडी करना पसंद है, किसी को रात में स्टडी करना पसंद है, तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि सुबह ही उठो स्टडी करो, या फिर ऐसा बोलता हूँ कि रात में ही करो स्टडी करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप ये डिसाइड करो कि कॉन्सेंट्रेट आप कब कर पाते हो। अगर आप सुबह कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो तो आप ज़रा सुबह उठिए, सुबह स्टडी कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब ऐसे थेरी सब्जेक्ट्स के अलावा मैथ्स को सुबह फोकस कीजिए, मतलब नींद नहीं आएगी।
और अगर आप मतलब अभी बहुत बच्चों के अलग अलग ओपिनियंस रहते हैं, जिनको जो सब्जेक्ट पसंद आता है वो सुबह करेंगे, जिनको जो सब्जेक्ट पसंद नहीं आता है वो रात को करेंगे। ऐसा एक शेड्यूल तो अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन अभी कॉलेजेस भी शुरू हैं बच्चों के, तो आई थिंक 11 to 4 तो कॉलेज ही होगा। तो सुबह 6 से 8 अगर आप 2 घंटा एक सब्जेक्ट करते हैं, कॉलेज से आने के बाद 1-2 घंटा, और रात को सोने से पहले 1-2 घंटा, तो आराम से आप एक दिन में 2 चैप्टर कवर कर सकते हैं। एक बड़ा चैप्टर, सपोज एक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है और केमिस्ट्री का ही बायोमोलिक्यूल्स वगैरह, एक छोटा चैप्टर आप कवर कर सकते हैं अगर आपने डिसाइड किया है तो। यस। और अगर कुछ बुक्स के यहाँ पर नाम आप सजेस्ट कर पाओ, मतलब कौन से ऐसे मस्ट बुक है, मतलब वो मैंडेटरी है कि लाइक ये करनी। सीईटी के लिए, यस। सीईटी के लिए टारगेट सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको वहाँ पे 3 सेक्शंस मिल जाएंगे और वो अप टू द लेवल है। मतलब जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब 100 आउट ऑफ 100 लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वो बुक सफिशिएंट है। और मेरे हिसाब से अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको 2 बुक्स प्रेफर करनी पड़ेंगी, टारगेट और उसको ऑब्लिक रखिए मार्वल और या फिर पीएलपीएन, ये दोनों में से। लेकिन टारगेट मस्ट बुक है मेरे हिसाब से। अच्छा, ओके, फाइन। और ऐसा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि जिनका अभी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ, ठीक है, अभी सोच रहे कि स्टार्ट करेंगे। सो उनका केस अभी क्या होगा कि मतलब अभी वो स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब उनको जो कॉलेज वो एम कर रहे हैं अभी पा सकते हैं। राइट, कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो उन्होंने अभी और भी थोड़ा लेट करेंगे। मैं आज करने वाला हूँ लेकिन मैं अभी 2 दिन बाद करूंगा, तो ये बहुत लेट होने वाला है उनके लिए। तो अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है वीडियो लेकिन उसने अभी तक प्रिपरेशन चालू ही नहीं किया है, तो मैं तो उसे सजेस्ट करूंगा ये वीडियो खत्म हो जाने के बाद पहले स्टडी शुरू कर दे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत होती है, मतलब जब एग्जाम अभी पास आ रहे हैं ना, तो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है, मतलब दूसरे चीजें देखने स्टार्ट करते हैं। अभी यूट्यूब पे कुछ कंटेंट देखने के लिए आए हैं, एजुकेशन कंटेंट, ठीक है, मतलब कुछ टॉपिक का कंटेंट देखने आए, 10-15 मिनट का टॉपिक है, तो वो खत्म होने के बाद 1-2 घंटा फिर यूट्यूब की बाकी चीजें देखने में लग जाते हैं। सो जो उनका मोटिवेशन का बैरियर है वो कैसे उनको स्टेबल रखना चाहिए इस टाइम। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उन यूट्यूब, अगर आप ठीक से ध्यान से सोचे कि यूट्यूब क्या है, कि यूट्यूब को आपको करना है, उसको आप उसका ऐप चालू रहना चाहिए आपके फ़ोन में। यूट्यूब ये नहीं देखने वाला कि आपका ये स्टडी टाइम है, आप मतलब, और यूट्यूब के पास हिस्ट्री रहती है कि आपने पहले क्या देखा है। और ऑब्वियस है कि एग्जाम के पहले बच्चों ने कॉमेडी ऐसे कुछ तो ही देखा हो रहता है, किसी ने, मैं भी हूँ तो मैं भी वही देखता हूँ। अगर फ्री टाइम है तो कोई स्टडी तो नहीं करता है, कॉमेडी या ऐसे कुछ तो अच्छा कोई तो कंटेंट जिसमें टाइम पास हो ऐसा ही देखेगा। तो यूट्यूब का तो काम है आप स्टडी का कंटेंट, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस, आप भी आशीष एजुकेशनल वीडियोस के फील्ड में हो, आपको मालूम है कि वॉच टाइम बहुत कम रहता है एजुकेशनल फील्ड में, बहुत कम होता है। बहुत कम रहता है। मतलब अगर आप एक टॉपिक सिखाते हो तो मोर देन ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में बच्चा वीडियो बंद करके नीचे रिकमेंडेशन में कोई तो कॉमेडी वीडियो आ जाता है और उसको आप फोकस कर देते हो। तो मैं, मेरे हिसाब से तो आप खुद को एक पनिशमेंट रख दो कि अगर मैं आज यूट्यूब पे आया हूँ, पहले एक टाइम डिसाइड कर लो कि ठीक है मैं 1 घंटा टाइम पास करने ही वाला हूँ, तो उस पर टाइम पास करो। लेकिन आपका जो स्टडी टाइम है ना, उसमें आप तय करके रखो कि अगर मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ तो दूसरे कौन से भी चैनल्स पे मैं जाऊंगा ही नहीं। ये नहीं बोल रहा मैं कि आप उनको अनसब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, ये तो आपके ऊपर है। मैं आज कुछ भी बोल दूं, आप क्या करने वाले हो ये आपके ऊपर है, लेकिन इस पे आपके मार्क्स डिपेंड करने वाले। तो आप ये सोच के चलो कि मैं 1 घंटा टाइम पास करने वाला हूँ और बाकी के जो 3 घंटे उसमें मैं सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट ही देखूंगा। और एक उसका ऑप्शन है कि एक अलग चैनल खोलो, अलग चैनल, एक नया ईमेल से एक नया चैनल खोलो और उसमें सिर्फ एजुकेशनल, आप जो जो चैनल्स फॉलो करते हो अभी, महेश सर, फिजिक्स ज्ञान, मुकेश नायक, इनको ही सब्सक्राइब करके रखो सही बात। बस। और उनमें सिर्फ वही वीडियोस आएंगे, आप कंटिन्यूसली वही देखो। और अगर आप कॉमेडी में जाना चाहते हो तो अलग चैनल यूज करो, और जब एजुकेशनल देखना है तो वही यूज करो, आपको एजुकेशनल का ही रिकमेंडेशन आएगा। ओके, ये एक मतलब बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली इस टाइम पे कि 2 ईमेल अलग अलग बनाओ, ठीक है। हाँ, ये मतलब मेरे अगर पास भी है ऑलरेडी, मैं भी यही यूज करता हूँ। अभी ये जो ईमेल रहता है मेरा स्टडी का अलग ईमेल है, जो जो मैं एजुकेशनल, अभी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मुझे जो भी कुछ एजुकेशनल का लगता है उसका सब्सक्रिप्शन अलग है। तो मैं वहां पे जाऊंगा तो सिर्फ उसी टॉपिक रिलेटेड ही दिखेंगे, और मैं वही। स्ट्रिक्टली खुद को ऐसे बोल के रखता हूँ कि इसमें कुछ भी हमें टाइम पास वाला देखना ही नहीं है, कुछ भी कॉमेडी वीडियोज नहीं देखने। तो ऑलरेडी मुझे वो डिस्ट्रैक्ट होने से थोड़ा बचा लेता है। सही है, परफेक्ट है, परफेक्ट, ये परफेक्ट प्लान है, जरूर ये अप्लाई करके देखना अगले 4 मंथ्स के लिए, ठीक। और आपका जो फ्यूचर गोल्स है, मतलब आप आगे क्या करना चाहते हो ऐसे। मैं तो अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अभी इंजीनियरिंग के बाद देखते हैं। अभी
यमी का भी गोल है, क्योंकि बी के आजकल बी होने के बाद सब कुछ नहीं होता है, यमी भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा तो गोल, मेरा पर्सनल गोल यमी है। और अगर मैं आपके सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स के लिए बोलूँ तो आपके लिए मॉक टेस्ट अरेंज करना और आपको स्टडी में हेल्प करना, यही मेरा गोल है। ओके परफेक्ट, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा मैं आपको इसके लिए। यूट्यूब और जो पढ़ाई है, ये कॉलेज वगैरह छोड़कर आप कुछ और चीजें करते हो? अभी ये लॉकडाउन की वजह से तो ये सब मेरा इसी में कंसंट्रेशन है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी एक थोड़ा सा अभी टाइम मिल रहा है, अभी एक दो दिन में थोड़ा मैं भी रिलैक्स हो जाऊँ, ट्राई करूंगा कुछ गेम्स वगैरह, कुछ थोड़ा डाइवर्ट होने के लिए। ओके, सो यहाँ पे मेरे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा यश को कि उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकल कर हमें दिया है एक हेल्थ डिस्कशन ऐप क्रिएट करने के लिए। सो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।